गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था अकाउंटिंग कन्वेंशंस को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज अ कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ डिसीजंस विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन. They are received occupationally, not from a day-to-day business activities of a company. Most commonly, they involve selling one's assets or creating liabilities. कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे नहीं मिलती हैं कि हमने कोई डेली सेल की है चीज़ और उससे हमने कैपिटल रिसिप्ट ली है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जब हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमारी है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसको सेल करते हैं, उससे जो हमें रिसिप्ट मिलती है वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आती है। अब हम रोज़ रोज़ तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी को नहीं सेल करते, ना हम रोज़ रोज़ लैंड बिल्डिंग मशीनरी को खरीदते हैं, हम इनको डेली बेसिस पे बेचते हैं, ना हम इनको डेली बेसिस पे परचेज करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर जनरली नॉन रिकरिंग एंड अ बिजनेस, अ गवर्नमेंट कांट रिकॉर्ड इट एज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. In other words, they are the cash inflow from the capital gain generated from the sale of investment or assets like building, land or ज्वेलरीज. कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनको हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि ये हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम है। भाई डेली हमें इस चीज़ से इनकम हो रही है ना। डेली इनकम तो नहीं हो रही, डेली तो हम ज्वेलरी बेच के नहीं आ रहे, डेली हम लैंड बेच के नहीं आ रहे, डेली हम बिल्डिंग्स को नहीं सेल कर रहे हैं। तो जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की एसेट्स की जब हम सेल करते हैं, वो जो एसेट्स इन्वेस्टमेंट होती हैं वो डेली बेसिस के ऊपर नहीं होती है, ना हम उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर हमारी शो कर सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं वो जनरली नॉन रिकरिंग ही होती हैं. Because of capital receipts, the main goal of capital receipt is to increase an enterprise's revenue generated ability. This can lead to be a significant inflow of cash in the short periods, which can be used for a long-term investment or paying off debt, thus enhancing the financial viability of an enterprise. इसका मेन गोल होता है कैपिटल रिसिप्ट्स का इंक्रीज करना एंटरप्राइजेस के रेवेन्यू को, कि भाई रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट कर पाए, रेवेन्यू जनरेशन जो होती है वो ज़्यादा एबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाए। ये हमारी कैश के इनफ्लो को बढ़ाने में हेल्प करता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पेइंग ऑफ डेट्स, जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पेइंग ऑफ डेट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ। अब हमने ज्वेलरी ले ली, ज्वेलरी लगा लो, लैंड लगा लो, भाई कोई ज़मीन ली है, वो क्यों खरीदते हैं? ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको सेल करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाएँ, है ना। इसीलिए खरीदी जाती है ना। कहते हैं ना कि गहना तो मतलब ज़मीन तो आधी रात का गहना होता है, मतलब कि ज़मीन को हम कभी भी बेच के पैसे ले सकते हैं और हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो पर्पज़ यही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट जब हम लॉन्ग टर्म पे करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि कभी अगर हमें नीड पड़ती है तो हम उसको सेल करके अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। पहले के बड़े बुजुर्ग नहीं करते थे कि भाई ज़मीनें इसलिए ले जाते हैं कि भाई आधी रात का गहना हम उसको कभी भी बेच के पैसे लेके आ सकते हैं। गहने को भी इसलिए लेते हैं लोग कि भाई बेच के कभी ज़रूरत पड़े तो उसको अपना काम चलाया जा सकता है। वैसे ऐसी नौबत कभी किसी में ना करे भगवान, लेकिन ये चीज़ें की इसीलिए जाती हैं। पर्पज़ कैपिटल रिसिप्ट का करने का भी यही होता है। कैपिटल रिसिप्ट इज़ टैक्सेबल और नॉट. As per the official website of the Income Tax Department, all capital receipts are exempt from the tax unless there is a specific provision of taxation them. Capital receipts are subject to a capital gain tax only when they involve a transaction in the capital assets. Otherwise, there is a no specific provision for taxation capital receipts. अब आप ये बात सोचोगे कि कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वो टैक्स के अंदर क्यों नहीं आती हैं। इन्होंने बोला कि कैपिटल रिसिप्ट टैक्स के अंदर नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? एक चीज़ बताओ, टैक्स किस चीज़ पे दिया जाता है? अगर आपके घर में कोई टैक्स देता है तो क्यों देता है, किस चीज़ पे देता है? उसकी जो रेगुलर इनकम है उसके बेसिस पे देता है कि भाई हर महीने अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए लेता है तो वो टैक्स दे रहा है ना। आज के टाइम पे जो टैक्स की लिमिट है वो 12 लाख रुपए है। अगर किसी की सालाना इनकम 12 लाख से ऊपर है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। अब हर महीने कोई 1,20,000 रुपये ले रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो क्या ले रहा है? हर महीने, इस बात को याद रखना, हर महीने ले रहा है।
हमारी जो इनकम होती है कैपिटल रिसिप्ट से, वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, वो हर महीने में नहीं होती है। हर महीने हम ज़मीन नहीं बेचते हैं, हर महीने हम ज़मीन नहीं खरीदते हैं, हर महीने हम एसेट्स को नहीं सेल कर रहे हैं, ज्वेलरीज को नहीं बेच रहे हैं, तो वो हमारी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आता है। वो चीज़ें कभी कभी होती हैं। अब हर महीने आपका बर्थडे नहीं आता है, अब एक महीने में आता है, जिस महीने में आता है उसमें कम से कम मतलब मान लो आप 5-10 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर देते हो, तो वो आपके हर महीने का खर्चे में तो नहीं निकलेगा। ये तो नहीं होगा कि भाई आपको हर महीने आप इतना खर्चा करते हो, नहीं होता है ना। उसी तरीके से हर महीने तो वो चीज़ नहीं हो रही है, हर महीने हम रेगुलरली वो चीज़ को पे नहीं कर रहे हैं, ना हर महीने हम उसको खरीद रहे हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर टैक्स भी नहीं दिया जाता है। हाँ, टैक्स दिया जाएगा, अगर कोई उसके ऊपर प्रोविज़न दिया हो तो टैक्स उसके ऊपर दिया जाएगा कि भाई कोई प्रोविज़न उसके ऊपर है, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो टैक्स तभी दिया जाता है जब उसके ऊपर कोई प्रोविज़न दिया गया हो। कैपिटल गेन्स आर एसेंशियल द राइज इन द प्राइस ऑफ एन एसेट्स व्हाइल इट इज सोल्ड इट इज एप्लीकेबल टू द difference between the final and original price of the capital assets. A capital assets can be stock or bond and tangible assets such as machinery, inventory and land. देखो कैपिटल गेन जो एसेंशियल है कि प्राइस बढ़ाने के लिए एसेट्स का जब वो सोल्ड की जा रही है, कि भाई ये अप्लीकेबल होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। जो हमारी कैपिटल एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स कौन सी होती हैं, जो स्टॉक हमारे होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरीज, इन्वेंट्रीज, लैंड्स, वो टेंजिबल हमारी एसेट्स होती हैं। एसेट्स दो तरीके की होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वो सब होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो हमारी होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते बट वी फील इट। वो कौन सी होती हैं, कॉपीराइट होती हैं और गुडविल होती है, वो सब चीज़ें हमारी इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। Let us talk about examples of capital receipts. There are several ways in which a companies can receive capital receipt. We'll state it with some examples. बहुत सी ऐसी रिसिप्ट्स हैं जो कंपनी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर लेके आती है, तो कुछ एग्जाम्पल हमारे दिए गए हैं। पहला है सेल ऑफ एसेट्स। Selling assets is an important way of raising capital receipt. Such capital receipts lead to an increase in the company net worth. It can include the sale of property, land, building, machinery, inventory, patents, copyrights, goodwill, and other fixed assets. It can also include the selling of bonus shares in the case of the Indian government. This also include and disinvestment of public sector undertakings. मतलब कि एसेट्स को सेल करना, अगर हम एसेट्स को सेल करेंगे तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स क्या करती हैं, गेन को बढ़ाती हैं, इंक्रीज़ करती है कि भाई नेटवर्थ हमारी कितनी आई है। एसेट सेल कर दी, पैसा तो कंपनी में आया, तो नेटवर्थ को इंक्रीज़ करती हैं, जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड का सेल कर दिया, बिल्डिंग बेच दी, मशीनरी बेच दी, इन्वेंट्री बेच दी, पेटेंट्स भी बिकते हैं, कॉपीराइट भी बिकते हैं, गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स हो गई, ये सब चीज़ें सेल होती हैं। और जो सेलिंग ऑफ बोनस शेयर, अगर आपके पास बोनस शेयर है तो आप उनको भी सेल कर सकते हैं। चाहिए कॉपीराइट एंड गुडविल। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब होता है ना कि कॉपीराइट क्लेम यूट्यूब कर देता है, अगर आप किसी और की साउंड को यूज़ कर रहे हो और उसने कॉपीराइट क्लेम वहाँ पे लगवा रखा है कि भाई किसी और का कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब उसने अपने कंटेंट पे कॉपीराइट क्लेम लगवा रखा है कि अगर मेरा कोई कंटेंट यूज़ करता है तो वो उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, तो वो कॉपीराइट होते हैं। कॉपीराइट्स भी सेल होते हैं। देन गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपकी कितनी इज्जत है मार्केट में, एक नाम होता है ना जिसको बोलते हैं कि फेम जिसको बोलते हैं। अब गुडविल, जैसे सलमान खान है, उसकी गुडविल है, उसका नाम है, उसका नाम चलता है, कहीं भी जाओगे अगर आप उसके कुछ भी लगते हैं तो वो अगर बोलेंगे कि भाई मैं सलमान खान का ये हूँ, तो उसका नाम चलता है ना, तो वो क्या है, उसकी गुडविल है, वो अपनी गुडविल को सेल भी कर सकता है। इस तरीके से कंपनीज के अंदर होता है, जैसे एप्पल कंपनी है, उनकी अच्छी गुडविल, अच्छा नाम है। उसी तरीके से सैमसंग हो गई, उनके अलग अलग अपनी अपनी गुडविल है, अलग अलग वो लोग उनकी गुडविल का यूज़ करते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स लाइक बोरोइंग, दिस इज ऑल्सो ए डेब्ट capital receipt as it create a liability for the government. And some of the famous example of the small saving scheme in India are national saving certificates, Kisan Vikas Pattar and Sukhna Samriddhi schemes and post office term deposits.
जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम जो होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है स्मॉल सेविंग स्कीम के इंडिया और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र एंड किसान विकास पत्र, सुकना समृद्धि स्कीम्स एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम डिपॉजिट्स। इन स्कीम्स के बारे में मुझे नहीं पता है, अगर इनके बारे में आप लोग को जानना हो तो जान लेना। वैसे कोई नीड नहीं है हमारे यहाँ पे, ये सब चीज़ें जीके वगैरह में आती हैं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज़ क्रिएट करती हैं। Insurance claim for a physical damage. A company can buy insurance for a reason such as protection of its equipment or hardware. After judging its exposure to risk, a company can judge how much it should invest into buying an insurance plan. Once insurance is claimed, it will be categorized a capital receipt because it entails cash inflow. एक चीज़ बताओ, इंश्योरेंस क्यों करवाते हो भाई? सिक्योरिटी के लिए, हमारे इक्विपमेंट अगर ख़राब हो जाए, जल जाए, कोई दिक्कत आ जाए, हार्डवेयर के अंदर चोरी हो जाए, तो इंश्योरेंस हम करवाते हैं। इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर हम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा। अब क्यों आएगा? वो इंश्योरेंस हम हर साल हर महीने तो क्लेम नहीं करते हैं, है ना, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में नहीं है, बट इनकम तो है, पैसा तो हमें मिलेगा, गेन तो हमारा होगा, इनफ्लो तो हमारा बढ़ाएगा, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है, क्योंकि वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स नॉन रिव्यूएबल फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पर्पस सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। जो नॉन रिव्यूएबल फंड्स मतलब कि उनको दोबारा हमें पे नहीं करना है, वो फंड्स गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्पज़ के लिए जब आपको प्रोवाइड करवाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो नॉन रिपेबल होते हैं और वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आते हैं। उनको हमें दोबारा पे नहीं करना है, हमें पैसा आया, इनफ्लो हमारा बढ़ा है, तो वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आएंगे। अब वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हमने समझ लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। Revenue receipts refers to the receipts of income which a company or a government makes from its day-to-day activity. It does not involve the creation of liabilities or the sale of assets. It is a function of the product and services which are offered in the market. देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज से जनरेट नहीं होती हैं, वो रेगुलर बेसिस पे हमारा कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। बट जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हमारी जनरेट होती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डेली सेल होता है, प्रोडक्ट्स डेली बिकते हैं मार्केट के अंदर, सर्विसेज डेली दी जाती है मार्केट के अंदर, तो वो जो उनसे जो इनकम हमारी होती है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आती है। The definition, it is clearly that any type of receipt need to satisfy one of the two conditions to be called as a revenue receipt। जो हमने डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंगली ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारी वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। फर्स्ट है, इट मस्ट नॉट रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब वो एसेट्स को रिड्यूस नहीं करेगी। कैपिटल रिसिप्ट्स में एसेट सेल हो रही थी, एसेट्स कम हो रही थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एसेट सेल नहीं होंगी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल होती हैं, तो एसेट्स को रिड्यूस नहीं करेगी। सेकंड कंडीशन है, इट मस्ट नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द कंपनी। कोई भी लायबिलिटी कंपनी के लिए क्रिएट नहीं करेगी। अगर वो कोई भी लायबिलिटी कंपनी के लिए क्रिएट नहीं कर रही है और उसके अंदर वो एसेट्स को कम नहीं कर रही है, तभी वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगी, नहीं तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाएगी। Purpose of the revenue receipt. Revenue receipts are the key resources for a company. The very reason for a business's extent is to generate revenue. Revenue receipts help to accomplish this on a day-to-day basis. This has a future implementation. For example, when a business offers goods and services in the market, it expands the number of choices available to the customers. With more revenue receipts, a company will also be able to expand operations, thus hiring more people and creating more jobs and wealth for the national income। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो इनकम को जनरेट करने में हेल्प करती है। मार्केट के अंदर आपकी कंपनी के जो मार्केट के अंदर आपकी कंपनी का जो नाम है आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। अब अगर आप कंपनी है आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे, प्रोडक्ट और सर्विसेज जब आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो कस्टमर्स के लिए नंबर ऑफ़ चॉइस बढ़ जाएंगी। भाई ये भी कंपनी का, ये भी कंपनी का। अब आप कहीं भी जाते हैं, आपने देखा होगा इतनी सारी कंपनियाँ हो गई हैं, हमारे लिए चीज़ों को चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी कंपनी का लें, कौन सी कंपनी की कौन सी चीज़ यूज़ करें, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है।
कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कौन सा चूज़ करें। चॉइस ऑफ चॉइस अवेलेबल जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है कंपनी की एक्सपेंड करते ऑपरेशन से, एक्सपेंड होंगे ऑपरेशन, काम ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा, हमें लोग ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, लोग ज़्यादा हायर करेंगे तो जॉब क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी तो नेशनल इनकम वेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। रिसिप्ट्स इज टैक्सेबल और नॉट, रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल होती हैं या नहीं होती हैं? एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द IT Act 1961, all revenue receipts are taxable unless they are specifically generated assumption from the tax. Thus, all revenue receipts of a company are taxed as पार्ट ऑफ इट्स एनुअल इनकम। देखो हर एक रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल होती है क्योंकि वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, हर महीने आपको वो इनकम हो रही है, हर महीने अगर आप कोई इनकम कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगी। हाँ, कोई स्पेसिफिकली अगर एजम्प्ट है टैक्स से तो अलग चीज़ है। अब अगर आपको टैक्सेस के बारे में जानना है कि कौन सी चीज़ टैक्स से एजम्प्ट होती है, कौन सी नहीं होती है, कौन सी क्या चीज़ें होती है, तो टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो मैं पूरा कवर करवा चुकी हूँ। पूरी प्लेलिस्ट आपको ग्रेड मिल जाएगी। एक तो मिलेगी एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स, एक मिलेगी इनकम टैक्स के नाम से। दोनों में टैक्स के बारे में कुछ भी जानना तो आप लोग जाके देख लेना। हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती हैं जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है, इनके ऊपर टैक्स दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी एनुअल इनकम होती है, मंथली इनकम होती है। मंथली इनकम हमारी इंक्लूड करके एनुअल इनकम के अंदर ऐड होती है, तो उसके ऊपर टैक्स हमें देना पड़ेगा। लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, द रेवेन्यू दैट अ कंपनी मेक्स बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, every time you buy food from a food delivery app or clothes from an e-commerce websites, the transaction is registered in its income statement and become part of its revenue। जैसे हर बार हम कोई भी ऐप से खाना मंगवाते हैं, जोमेटो वगैरह हो गया, कोई भी ऐप है उससे खाना मंगवाते हैं तो वो उसकी इनकम में जाएगा, क्योंकि हर बार हम मंगवा रहे हैं, कपड़े मंगवा रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, किसी भी ऐप से, तो क्लोथ्स मंगवा रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स का मतलब यही होता है, जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट है, ये सब चीज़ें, इनसे अगर हम कपड़े मंगवा रहे हैं तो वो उनका रजिस्टर होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और ये आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट होंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू, एज द नेम सजेस्ट, इट रेफर्स टू रेवेन्यू रिसिप्ट विच आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम टैक्स। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट दिस इंक्लूड फीस चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइन्स ऑन पेनल्टीज, प्रॉफिट एंड डिविडेंड फ्रॉम द PSUs एक्सेट्रा। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू होता है? जैसे कि आपने फीस चार्ज की कोई भी सर्विसेज के लिए, इंटरेस्ट दिया है लोन के ऊपर, इंटरेस्ट है आपकी, रेगुलरली आप उस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहे, फाइन्स पेनल्टीज़ आप रेगुलर बेसिस पे नहीं देते हैं, प्रॉफिट एंड डिविडेंड फ्रॉम PSUs से अगर प्रॉफिट या डिविडेंड आ रहा है तो वो भी आपके रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है आपका। Giving discounts, when a company receives discount from the suppliers or vendors, it is also considered a revenue receipt because it does not lead to any increase in liability of the company। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया, या अगर आपने, मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर आप कोई सामान ले तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटीज़ को नहीं बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडी, रेगुलर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। जो रेगुलर ग्रांट्स सब्सिडीज़ हैं, रेगुलर, इस चीज़ को, वर्ड को याद रखना, रेगुलर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज received from the government to support operational activities, it includes in the revenue receipts। Miscellaneous income, any other minor or irregular income not classified under the above category, such as gain from the foreign exchange fluctuation, recovery of bad debts or refund and rebates। अब जो गेन हुआ है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जब आप कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज, उसके उनके जो करेंसी, उसकी वैल्यू के अंदर गिरावट आई है, तो उससे जो आपको गेन हुआ है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो आपने मान लिया है कि ये पैसा आएगा ही नहीं। बैड डेट्स होते हैं जैसे आपने कोई किसी को सामान क्रेडिट पे दिया और वो अब आपको भाई 3-4 साल हो गए, आपको ये लग रहा है कि वो पैसा आएगा ही नहीं,
तो आप उनको बैड डेट्स में डाल देते हैं और वो आपके रिकवर हो गए हैं, रिफंड्स एंड रिबेट्स, ये सब चीज़ें भी आपकी किस में आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर से तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। मेरी तरफ से तो ये टॉपिक क्लियर है। हाँ, इनका डिफरेंस मैं आप लोगों को अगली से अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगी, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इनका सबका डिफरेंस एक वीडियो के अंदर करवा दूँगी। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।